हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत, सत्कार, अभिनंदन है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं आज फिर एक नए सेशन के साथ में हाजिर हूँ। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के कुछ क्वेश्चन को डील करने वाले हैं हम। ठीक है। और आज पीछे जो जिस तरीके से ये सीरीज चल रही है इसी को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरा वेटेज रखता है 9 सेट के अंदर। ठीक है। F1 और MSN दो ऐसे सब्जेक्ट है जो पूरे वेटेज रखते हैं। तो पूरे धैर्य के साथ में, पेशेंस के साथ में बने रहिएगा। हम वही क्वेश्चन को डील करने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर रेशनल को, एग्जाम को कहीं ना कहीं टच करने को मिलेंगे, आपको देखने को मिलेंगे। तो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम आई स्टार्ट दिस सेशन। आज के सेशन का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे, ये सवाल आपका एमएसएन का है भी। ठीक है। इसके अंदर आपको देखो, पहले इस सवाल के अंदर ये चीज मिली आपको कि फ्लैट पी वेव, फ्लैट हो गई पी वेव भाई, प्रोलॉन्ग्ड पी आर इंटरवल, वाइडेंट क्यू आर कॉम्प्लेक्स हो गया, टाल टी वेव होगी, कैन बी प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है। आपको क्या देखने को मिल रहा है कि एक पेशेंट है, उसकी आपने ईसीजी की, ईसीजी का मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की। ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की मतलब ईसीजी क्या बताती है? हार्ट की धड़कन के बारे में बताती है, लेकिन धड़कता किसके लिए इसके बारे में नहीं बताती है। ये बता दे तो फिर मामला गंभीर हो सकता है। तो अभी देखो, अब हमने बात की ईसीजी के अंदर। ईसीजी के अंदर आपने क्या देखा जी सर? फ्लैट पी वेव होगी। क्या होगी सर? फ्लैट पी वेव होगी। पी जो वेव है, पी जो वेव है वो क्या होगी सर? वो होगी फ्लैट। फ्लैट पी वेव देखने को मिल रही है आपको, फ्लैट पी वेव देखने को मिल रही है। प्रोलॉन्ग पी आर इंटरवल। ठीक है। पी जो आर इंटरवल है, पी आर इंटरवल है, वो क्या हो गया सर? प्रोलॉन्ग्ड हो गया। प्रोलॉन्ग्ड पी आर इंटरवल हो गया, प्रोलॉन्ग्ड पी आर इंटरवल हो गया। और क्या हो गया सर? टाल हो गई पी वेव। टी जो वेव है वो क्या होगी? बड़ी होगी। ठीक है। पी वेव फ्लैट होगी, पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड हो गया। ठीक है। वाइडेंट क्यू आर कॉम्प्लेक्स हो गया, वाइडेंट क्यू आर कॉम्प्लेक्स हो गया, क्यू आर कॉम्प्लेक्स हो गया। तो सर ये क्या चीजें हैं आप जो बता रहे हो? ये मैं बता रहा हूँ ईसीजी के अंदर। ईसीजी के अंदर आपने देखा होगा, ईसीजी के अंदर आपने देखा होगा ऐसा कुछ, ये चीजें आपको देखने को मिलती है। ठीक है। ये सारी चीजें। ठीक है। तो देखो इसके अंदर ये जो क्या है, जैसे पी वेव आ गई, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आ गया, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आ गया। ठीक है। पी वेव आ गई, ये टी वेव आ गई। ठीक है। ये जो सारी वेव मैंने बताई है, इसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है आपको? ये आप ईसीजी मैंने इसीलिए बनाई है समझने के लिए। ठीक है। आप ये मत समझना इसकी ईसीजी है ये। ठीक है। मैंने ये बताई है भी पी वेव कहाँ होती है। ये जैसे पी वेव हो गई, पी वेव के बाद में फ्लैट बता रहा है, फ्लैट क्या बता रहा है? पी वेव बता रहा है, फ्लैट हो गई पी वेव, फ्लैट होगी पी वेव, क्या होगी? फ्लैट पी वेव होगी। ठीक है। वाइडेंट, ये जो क्यू आर कॉम्प्लेक्स होता है ये क्या हो गया? वाइडेंट क्यू आर कॉम्प्लेक्स हो गया, वाइडेंट क्यू आर कॉम्प्लेक्स हो गया। ये जो टी वेव है, ठीक है, ये जो टी वेव यहाँ पे थी, तो ये क्या होगी? टी वेव ऐसे करके लंबी, टाल मतलब लंबी होगी टी वेव। तो इसको क्या बोलेंगे? किसके अंदर होता है? ये सिम्टम पूछे गए थे। आपका ऑप्शन ए था, आपका ऑप्शन ए था हाइपोकैलिमिया, आपका ऑप्शन बी था हाइपरकैलिमिया, आपका ऑप्शन सी था हाइपोकैल्सीमिया, आपका ऑप्शन सी डी था हाइपरकैल्सीमिया। ठीक है। तो ये सारे जो सिम्टम आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये आपको जो सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे, ये किसके अंदर सिम्टम देखने को मिलते हैं? ये हमें देखने को मिलते हैं सर हाइपरकैलिमिया के अंदर। किसके अंदर? हाइपरकैलिमिया के अंदर। पोटेशियम जो होता है ना, पोटेशियम, पोटेशियम के अंदर क्या हो जाए? पोटेशियम की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी हाइपरकैलिमिया के अंदर। इसके अंदर देखने को मिलता है आपको ये हाइपरकैलिमिया के अंदर। इसके अंदर देखने को मिलेगा, हाइपरकैलिमिया के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है सर। हाइपरकैलिमिया के अंदर, इसके अंदर हाइपरकैलिमिया। अब ये हाइपरकैलिमिया, कैलेमिया क्या होता है सर? यानी मोर देन 5.1 मिल इक्विवेलेंट पर लीटर से ऊपर अगर पोटेशियम हो जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है? पी वेव फ्लैट हो जाती है, पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, टॉल टी वेव हो जाती है, वाइडेंट क्यू आर कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा ईसीजी के अंदर। ठीक है सर। हाइपरकैलेमिया के अंदर और क्या देखने को मिल सकता है? हाइपरकैलेमिया एक होता है हाइपोकैलेमिया, एक होता है हाइपरकैलेमिया। तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिल सकता है? इसके अंदर हमें ये देखने को मिल सकता है सर कि ये करवाता क्या है? पहले तो ये बताओ, ये करवाता है कार्डियक डिसअरिथमियाज। ठीक है। अब क्या करेंगे इस कंडीशन के अंदर? अगर ऐसी स्थिति आपको देखने को मिले, तो सर हम पहले करेंगे, इसको पहले करेंगे क्या कर? स्टेबल करेंगे। इसको क्या करेंगे? स्टेबल करेंगे। ठीक है। इसको स्टेबल किया। स्टेबल कैसे करोगे सर? हम इसके अंदर दे देंगे सर कैल्शियम ग्लूकोनेट। क्या देंगे? कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे। ठीक है। क्या देंगे सर? कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे। ठीक है। कैल्शियम ग्लूकोनेट कैसे देंगे?
कैल्शियम ग्लूकोनेट कैसे देंगे? ठीक है, हम देंगे सर स्टेबल करने के लिए हम क्या करेंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे। ग्लूकोनेट कैसे देंगे सर, कैसे देंगे? तो ये 10 10 10 10 10 10 के रेशो में दिया जाता है। ठीक है, 10 मिनट के अंदर दिया जाता है। इसकी रेंज होती है 10 एम्पूल का होता है ये। ठीक है, ये देंगे तो ये क्या कर देगा, हार्ट को स्टेबल कर देगा। ठीक है, ये कंडीशन किसके अंदर देखने को मिलती है, हाइपरकैलेमिया के अंदर देखने को मिलती है। वाइडेंट, ये सारी चीजें मैंने बता दी। मोर देन 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाए तो इसके अंदर ये स्थिति आ जाती है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। अब इसी के साथ में मैं बता देता हूँ आपको, ये तो था क्वेश्चन का जवाब। अब उसके अंदर एक लिखा है हाइपोकैलेमिया। एक क्या होता है, हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया की बात करें तो मैंने कल बताया था, मैंने लास्ट में इसीलिए बताया था भी हाइपोकैलेमिया होगा ना तो आपको क्या पता होनी चाहिए, इसकी रेंज पता होनी चाहिए। सोडियम और पोटेशियम एक ऐसी चीज है बॉडी के अंदर जो एग्जाम के अंदर सीधी डायरेक्ट छपने को मिलती है। ठीक है, अगर इसके अंदर लेस देन 3.5, अगर ये कंडीशन आपको देखने को मिले, ठीक है, टेस्ट के अंदर, तो ये हाइपोकैलेमिया बोलते हैं। इसके अंदर पोटेशियम की कमी होगी, और पोटेशियम की कमी होगी तो यहाँ पर भी क्या देखने को मिलता है आपको, कार्डियक डिसरेथमिया देखने को मिलता है। कार्डियक डिसरेथमिया देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर ये स्थिति आ गई तो अब आप स्टेबल करने के लिए क्या करो, हाइपोकैलेमिया के अंदर आप क्या कर सकते हो, इंक्रीज करो सर, इंक्रीज करो। किसको इंक्रीज करो सर, फ्लूइड जो इंटेक होता है ना उसके अंदर पोटेशियम रिच डाइट दो। क्या दो, पोटेशियम रिच डाइट दो। ठीक है, और ये हाइपोकैलेमिया हो किस कारण सकता है, तो हाइपोकैलेमिया सर ऐसे हो सकता है कि किसी पेशेंट के डायूरेटिक दे दिया आपने। ठीक है, डायूरेटिक दे दिया, जैसे लैसिक्स दे दिया तो उसके अंदर पोटेशियम बाहर चला जाता है तो पोटेशियम की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो किस कंडीशन के अंदर देखने को मिल सकता है, और किसके अंदर, वोमिटिंग के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर किसी पेशेंट को वोमिटिंग हो रही है, अगर किसी को डायरिया है, ठीक है, अगर किसी को डायरिया है, अगर कोई वोमिटिंग है, तो इन कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है, आपने क्या दे दिया, डायूरेटिक दे दिया, डायूरेटिक दे दिया। इन सब कंडीशन के अंदर आप क्या देख सकते हो, पोटेशियम का लॉस हो सकता है। किसके अंदर, वोमिटिंग के अंदर। किसके अंदर सर, वोमिटिंग के अंदर हो सकता है। पहला एक रीजन बताया मैंने, हाइपोकैलेमिया। ठीक है, किसके अंदर होता है, कार्डियक डिसरिथमियाज करवाता है, इंक्रीज फ्लूइड इंटेक देना पड़ता है अगर कमी हो जाए तो। दूसरी बात, किसके अंदर, वोमिटिंग के, डायरिया और डायूरेटिक टिका दे। इन सभी चीजों के अंदर पोटेशियम की क्या हो सकती है सर, कमी हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। ठीक है, ये सारी बातें मैंने बता दी हाइपोकैलेमिया के अंदर। अब करना क्या पड़ेगा, तो इसको स्टेबल करने के लिए आप इंक्रीज फ्लूइड, इंक्रीज क्या करो, पोटेशियम रिच डाइट दो, पोटेशियम रिच डाइट दो। ठीक है, और वो जो आगे पीछे जो मैंने बात की थी पिछली स्लाइड पे, ये देखो इसके अंदर ये होता किसकी किस कारण है, तो ये किन के अंदर देखने को मिल सकता है, तो सर ये डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर। इस कंडीशन के अंदर ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये तो था हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया। अब एक चीज और बताई थी ऑप्शन के अंदर मैंने, एक ऑप्शन के अंदर बताया था मैंने हाइपोकैल्सीमिया, एक होता है हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया क्या होता है सर, हाइपोकैल्सीमिया का मतलब ये होता है नॉर्मल रेंज पहले कितनी होती है, 8.5 टू कितनी होती है, 11 तक। ठीक है, ये होती है। अगर इससे कम हो जाए, लेस देन 8.5 हो जाए, इट इज नोन एज हाइपोकैल्सीमिया। मोर देन 11 हो जाए, इट इज नोन एज हाइपर कैल्सीमिया, यानी कैल्शियम का लेवल क्या हो गया, बॉडी के अंदर बढ़ गया। ठीक है, ये तो था भी आपका क्वेश्चन, और क्वेश्चन के हिसाब से आपके रेशनल। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या होना चाहिए सर, इसके हिसाब से हमें फ्लैट टी वेव मिल रही है, पी आर इंटरवल मिल रहा है, वाइड एंड क्यू आर कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, टाल टी वेव मिल रही है, इट इज नोन एज हाइपरकैलेमिया। ठीक है, किस नाम से जानते हैं इसको, हाइपरकैलेमिया के नाम से जाना जाता है। तो सर हाइपोकैलेमिया नहीं, क्यों, इसके अंदर स्मॉल टी भी देखने को मिल सकती है, लेकिन हाइपोकैल्सीमिया होगा। हाइपोकैल्सीमिया का कुछ लेना देना नहीं है, हाइपरकैल्सीमिया का भी कुछ लेना देना नहीं है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे, अगले सवाल को करते हैं डील। ये लो गई, अगला सवाल कह रहा है, एक 18 ईयर ओल्ड चाइल्ड, यानी 18 ईयर ओल्ड चाइल्ड, 18 साल का एक ओल्ड चाइल्ड है, डायग्नोज हुआ है विद एक्यूट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का। ठीक है, एक्यूट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का, किसका, एक्यूट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का ये पेशेंट है। ठीक है सर, बिल्कुल ये पेशेंट अपने पास आ गया, बच्चा है 18 साल का, डिक्लाइंट। जैसे क्वेश्चन आप मैं पढ़ रहा हूँ ऐसे ही आपको पढ़ने एग्जाम के अंदर, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को तोड़ के पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आने के चांस रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। एक्यूट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का पेशेंट है। द क्लिनिकल फाइंडिंग विद द प्रोटीन यूरिया, क्या है उसके अंदर,
प्रोटीन यूरिया है, मॉडरेटली एलिवेटेड है ब्लड प्रेशर, और उसके अंदर क्या ब्लड प्रेशर एलिवेटेड है, एंड वेरी लो ऑर्बिटल एडिमा भी है, ठीक है सर। विद डाइटरी प्लान, तो डाइटरी प्लान के अंदर प्लान इज मोस्ट अप्रोप्रिएट विद डाइट, आप डाइट के अंदर क्या करोगे, आप डाइट के अंदर क्या करोगे, तो सर एक चीज है, एक पेशेंट आया है एक्यूट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का, उसके अंदर प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है, और उसके अंदर क्या है सोडियम, ब्लड प्रेशर क्या है वेरी, ब्लड प्रेशर क्या है एलिवेटेड ब्लड प्रेशर है, ठीक है। तो आप क्या दोगे सर, आपका ऑप्शन ए है लो प्रोटीन डाइट देंगे, नहीं, उसके बाद में लो सोडियम डाइट देंगे, आपका ऑप्शन सी है इंक्रीज फ्लूइड इनटेक करेंगे, आपका ऑप्शन डी है लो सोडियम डाइट देंगे, ठीक है। यहाँ पर लो लो दो बार आ गया तो हम कर देते हैं हाई, हम क्या कर देंगे हाई, क्योंकि मिस्टेक हो गई यहाँ पर, ठीक है, तो हमने कर दिया हाई। अब आपको कुछ समझ में आया भी मैंने क्या बताया, एक 18 साल का बच्चा है, एक्यूट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का है, प्रोटीन यूरिया उसके अंदर देखने को मिल रहा है, ब्लड प्रेशर उसका एलिवेटेड है, बढ़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे सर, कौन सी डाइट उसको देंगे, तो देखो भाई पहले दे रहा है भी लो प्रोटीन डाइट, क्या देंगे लो प्रोटीन डाइट, लो प्रोटीन डाइट क्यों देंगे भाई, क्योंकि इसके अंदर पहले ही प्रोटीन यूरिया होता है, प्रोटीन की कमी तो पहले ही है, तो जैसे आग लगी है तो उसमें घी थोड़ी गिरोगे, ठीक है, आग बुझानी है तो उसके अंदर पेट्रोल थोड़ी डालोगे, उसके अंदर पानी डालोगे ना, ठीक है, वही कंडीशन है। तो ये आप प्रोटीन यूरिया है, तो प्रोटीन यूरिया बाबा जी काले है तो ऊपर से बबूती थोड़ी लगाएंगे, समझ गए, ये नहीं होगा, ठीक है। दूसरा लो सोडियम डाइट, तीसरा इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, ठीक है, ये भी हटा दो। हाई सोडियम डाइट क्यों देंगे भाई, हाई सोडियम डाइट क्यों देंगे, क्योंकि सोडियम क्या हो गया, इसके अंदर ऑलरेडी क्या है एलिवेटेड है, बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो हम इसके अंदर हाई नहीं देंगे, तो सर हम इसको देंगे लो सोडियम डाइट, क्या देंगे सर, लो सोडियम डाइट देंगे। अब सोडियम का थोड़ा मैटर मैं समझा देता हूँ आपको, थोड़े कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, सोडियम की बात करें, भी सोडियम के अंदर बात करें तो एक सोडियम की नॉर्मल वैल्यू मैंने कल बताई थी, जाते जाते ए जाते हुए लम्हो जरा रुक जाओ, ठीक है, सुना होगा आपने, ए जाते हुए लम्हो, ठीक है। सोडियम मैंने बताया था, सोडियम कितना बताया था, 135 से 145 मिल इक्विवेलेंट पर लीटर, ये बताया था सर आपने, यही बताया था मैंने, ठीक है, मिल इक्विवेलेंट पर लीटर कितना बताया था, सोडियम 135 से 145 मिल इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है सर। अब एक होता है सर हाइपोनेट्रीमिया, एक होता है हाइपोनेट्रीमिया, क्या होता है, एक होता है हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है, एक होता है हाइपरनेट्रीमिया, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, यानी मोर देन 145 मिल इक्विवेलेंट पर लीटर से अगर सोडियम ऊपर हो जाता है, हाइपरनेट्रीमिया कहते हैं, लेस देन 135 से मिल इक्विवेलेंट पर लीटर से नीचे हो जाता है, तो उसको हाइपोनेट्रीमिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है, आई बातें समझ में, ठीक है। अब चलो अभी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। अब हाइपोनेट्रीमिया किसके अंदर देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर क्या हो जाए, सोडियम की कमी हो जाए, ठीक है। सोडियम की कमी किसके अंदर हो सकती है, सोडियम के अंदर आप जैसे मतलब एक्सेसिव फ्लूइड लॉस होने की वजह से भी हो सकती है, दूसरी आपने डायूरेटिक टिका दिया तो वहां पर सोडियम क्या हो सकता है, बाहर बॉडी से जा सकता है, तो सोडियम की क्या हो सकती है, कमी हो सकती है, ठीक है। किसके कारण हो सकती है, डायूरेटिक के कारण, डायूरेटिक के कारण क्या हो सकती है, सोडियम की कमी देखने को मिल सकती है, ठीक है। एक्सेसिव फ्लूइड लॉस हो जाए, फ्लूइड क्या हो जाए, लॉस हो जाए, तो भी क्या हो सकती है, यहाँ पर आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है। अब देखो भी इसके अंदर क्लासिकल ट्राइड फीचर एक बड़ा जबरदस्त फीचर है, वो आपको याद करना है, उसको आप याद रख सकते हो एस एस सी से, किससे याद रख सकते हो, एस एस सी से याद रखना है उसको, ठीक है, एस एस सी से, मतलब किससे याद रखना है, एस एस सी, एक ट्रिक बना लेते हैं अपने, उससे याद रखने के लिए आपको समझ में आ जाएगा भी एस एस सी होता क्या है, एसएससी एग्जाम वाला नहीं, उसी ट्रिक से आपको याद रखना है भी जिसके अंदर सोडियम की कमी होगी उसके अंदर सर एक दिखेगा एस, एक दिखेगा एस, एक दिखेगा सी, इट मीन्स एस मतलब सोमनोलेस, ठीक है, ठीक है। इसके बाद में पेशेंट को क्या आ सकते हैं, सीजर आ सकते हैं, इसके बाद में क्या इसके अंदर जा सकता है पेशेंट, कोमा के अंदर जा सकता है, ठीक है। तीन चीज, अगर सोडियम की कमी हो जाए, सोडियम की कमी हो जाए तो सोमनोलेस देखने को मिल सकता है, उसके बाद में पेशेंट को क्या आ सकते हैं, सीजर देखने को मिल सकते हैं, उसके बाद में पेशेंट कहाँ जा सकता है, कोमा के अंदर जा सकता है। अब सीजर से बताऊं तो सीजर का मतलब होता है एबनॉर्मल एक्टिविटी इनटू द ब्रेन, यानी नॉर्मल एक्टिविटी कन्वर्ट इनटू द एबनॉर्मल एक्टिविटी, इट इज नोन एज सीजर, ठीक है, उसको सीजर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब सीजर के अंदर एक टेल होता है, एक होता है टेल, एक होता है फिट्स, एक होता है कन्वर्जन, एक होता है
एपिलेप्सी एक होता है स्टेटस एपिलेप्सी। ये सारा कॉन्सेप्ट सारा अलग अलग होता है, ये बाद में कभी एक क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो ये सिम्टम किसके अंदर देखने को मिलेंगे, सोडियम की अगर कमी हो जाए तो देखने को मिलेंगे। तो इलाज इसका क्या रहेगा सर, अगर ये इलाज आपको करना है तो सोडियम बढ़ा दो डाइट के अंदर। अगर सोडियम कम हो गया तो आप क्या कर दोगे, सोडियम बढ़ा दोगे, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर। हाइपरनेट्रीमिया हो जाए तो इसके अंदर क्या देखने को मिल सकता है, यहाँ पर अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जैसे सिम्टम भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो सकता है, किस कंडीशन के अंदर हो सकता है, हाइपर। तो अगर इंक्रीज सोडियम डाइट, आपने क्या कर ली, सोडियम जो डाइट है, सोडियम जो डाइट है वो क्या कर ली, ज्यादा ले ली, ठीक है, ज्यादा ले ली। दूसरा किस कारण हो सकता है, अगर सोडियम जो है, सोडियम जो है वो बॉडी के अंदर क्या हो गया, रिटेंड हो गया, वो सोडियम रिटेंड हो गया तो सोडियम की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, बढ़ जाएगी। इन कारणों से हाइपरनेट्रीमिया देखने को मिल सकता है, ठीक है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपरनेट्रीमिया, एंड दैट इज difference between hyponatremia hypernatremia. This is symptom are known as hyponatremia, SSC, somnolence seizure coma। ओके, ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन। अगला सवाल करते हैं, अगला सवाल चलते हैं, आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल कहना क्या चाह रहा है, एक बड़ा सारा सवाल था, ये देखो भी, ये सवाल करके देखेंगे, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन है, पहले तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन कितना भी बड़ा आ जाए, नोट सेट के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कितना ही बड़ा आ जाए घबराना नहीं है, सिर्फ करना है, समझना है। क्वेश्चन होता कुछ नहीं है, इसके अंदर समझना पड़ता है, ठीक है। समझने के लिए जैसे एक पेशेंट आया, ठीक है, इसके अंदर ये है, एक क्लाइंट हैज बीन डायग्नोज विद क्रोनिक रीनल फेलियर। किसका है, क्रोनिक रीनल फेलियर का पेशेंट है। क्रोनिक रीनल फेलियर का मतलब क्या, एक एक्यूट रीनल फेलियर होता है, एक क्रोनिक रीनल फेलियर होता है। एक तो होता है एक्यूट रीनल फेलियर, एक होता है क्रोनिक रीनल फेलियर। ये जो पेशेंट है वो किसका, एक्यूट रीनल फेलियर का है, ठीक है, क्रोनिक रीनल फेलियर का पेशेंट है। सी इज कैंडिडेट फ्रॉम आइदर पेरिटोनियल डायलिसिस, एक आपके पास ऑप्शन है पेरिटोनियल डायलिसिस का, एक आपके पास ऑप्शन है हीमोडायलिसिस का, ठीक है। मस्ट कैन मेक ए चॉइस बिटवीन दी टू विच फ्रॉम इनटू द नर्स गिव हर टू हेल्प हर डिसाइड। ये कह रहा है भी, आपके पास एक पेशेंट आया है, पेशेंट आया है, आपके पास एक पेशेंट आया, ठीक है, एक क्लाइंट है, उसको क्या, क्रोनिक रीनल फेलियर है। एक होता है एक्यूट रीनल फेलियर, एक होता है क्रोनिक रीनल फेलियर। पहले तो इन चीजों को देखते हैं दोनों को। एक होता है एक्यूट रीनल फेलियर, एक क्या होता है, एक्यूट रीनल फेलियर, एक होता है एक्यूट रीनल फेलियर, एक तो होता है एक्यूट रीनल फेलियर, एक सर होता है क्रोनिक रीनल फेलियर, एक होता है क्रोनिक रीनल फेलियर, एक होता है एक्यूट रीनल फेलियर, एक होता है क्रोनिक रीनल फेलियर। दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूट रीनल फेलियर एंड क्रोनिक रीनल फेलियर, हाउ कैन टू इट डिसाइड इट, ठीक है, डिसाइड कर देंगे अभी हम। एक्यूट रीनल फेलियर का मतलब होता है सडन ऑनसेट, सडन ऑनसेट, ठीक है, ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। दूसरा इसके अंदर क्या हो सकता है, एक्यूट रीनल फेलियर के अंदर सडन ऑनसेट होगा, ये रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल, ठीक है। और इसके अंदर क्या देखने को मिल सकता है, और इसके अंदर ओलिगो यूरिया देखने को मिल सकता है। ओलिगो यूरिया का मतलब क्या हुआ, लेस देन 400 ml, लेस देन 400 ml से अगर यूरिन आउटपुट क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उसको एक्यूट रीनल फेलियर बोलते हैं। एक कंडीशन होती है अपने पास क्रोनिक रीनल फेलियर की, एक कौन सी होती है, क्रोनिक रीनल फेलियर की। ये क्या होता है, क्रोनिक यानी धीरे धीरे, किस धीरे धीरे, ये नहीं सडन नहीं होता, धीरे धीरे ये आगे जाकर क्या हो जाता है, क्रोनिक रीनल फेलियर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये नॉन रिवर्सिबल होता है, नॉन रिवर्सिबल होता है। कैसा होता है, ये नॉन रिवर्सिबल होता है, इसका इलाज संभव नहीं है, रीनल ट्रांसप्लांट का मामला जाएगा इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद में इसके अंदर हो जाता है एन्यूरिया। एन्यूरिया का मतलब क्या होता है सर, लेस देन 100 ml, कितना, लेस देन 100 ml क्या हो जाना, यूरिन आउटपुट पे आ जाना, कितने पे आ जाना, लेस देन 100 ml यूरिन आउटपुट पे आ जाना, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। पहला मैंने बताया सडन ऑनसेट, इसके अंदर क्या होगा, सडन ऑनसेट इसके अंदर होता है ये, ठीक है, रिवर्सिबल होता है। ओलिगो यूरिया देखने को मिलेगा, लेस देन 400 ml इसके अंदर क्या हो जाएगा, यूरिन आउटपुट आएगा। और क्रोनिक रीनल फेलियर के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, क्रोनिक रीनल फेलियर के अंदर कंडीशन होगी वो धीरे धीरे आगे जाके क्रोनिक स्टेज के अंदर फेल होगी, ठीक है, नॉन रिवर्सिबल होगा, एन्यूरिया देखने को मिलेगा। ये सारी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। तो पेशेंट अपने पास आया था क्रोनिक रीनल फेलियर का, ठीक है। अब आपको ये बताना था उस क्वेश्चन के अंदर भी, नर्स को सजेस्ट करना था उसको भी, पेरिटोनियल डायलिसिस अच्छा है या हीमोडायलिसिस अच्छा है, ठीक है। क्या बताया था, नर्स को सजेस्ट करना है भी इसके अंदर पेरिटोनियल डायलिसिस अच्छा है, या उसको क्या करे, या आप हीमोडायलिसिस बताओ। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस, पहले तो ये पता होना चाहिए आपको, ताकि आप क्या कर सको, डिसाइड कर सको, ठीक है। देखो आपका ऑप्शन ए है हीमोडायलिसिस, इन्वॉल्व लेस टाइम फिल्टर,
डायलिसिस है वो लेस टाइम लेता है, लेस टाइम लेता है, ठीक, कम टाइम लेता है, ठीक है, लेस टाइम लेता है हीमोडायलिसिस, ठीक है। फिल्टर टू द ब्लड, इसको ब्लड को फिल्टर करने के लिए द क्लाइंट मोस्ट कंसिडर ट्रेवल टाइम सेंस एंड इनकन्वीनियंस, ठीक है, पहला ऑप्शन। ऑप्शन बी आपका है हीमोलाइसिस जो होता है इन्वॉल्व मोर देन टाइम, जो हीमोलाइसिस है वो क्या करता है, मोर देन टाइम लेता है फिल्टर करने के अंदर ब्लड को। दी पेरिटोनियल डायलिसिस, किससे, पेरिटोनियल डायलिसिस से। हीमोडायलिसिस क्या करता है, ज्यादा समय लेता है। आपका ऑप्शन सी है पेरिटोनियल डायलिसिस हैज ऑलमोस्ट नो कॉम्प्लिकेशन, पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है एंड हिज लेस टाइम, और वो टाइम भी कम लेता है। दी हीमोडायलिसिस देयर बिफोर प्रेफर्ड, ठीक है। आपका ऑप्शन डी है पेरिटोनियल डायलिसिस रिक्वायर्ड एट ए होम हेल्थ नर्स प्रिपेयर्ड एंड एडमिनिस्टर द ट्रीटमेंट। ये आपके ऑप्शन ए बी सी और डी है। अब आपको क्या करना है, डिसाइड करना है। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है और कौन सा हीमोडायलिसिस क्या होता है। पेरिटोनियल डायलिसिस की बात करें, पेरिटोनियल डायलिसिस होता है, पहले तो डायलिसिस, डायलिसिस, ठीक है। अब इतना बड़ा सवाल था, ठीक है, सवाल चाहे कितना ही बड़ा हो, अगर जिंदगी के अंदर ना आपको, जिंदगी के अंदर आपको सक्सेस होना है ना, ठीक है, जिंदगी के अंदर आपको सक्सेस होना, तो मेरी एक बात को हमेशा ध्यान रखना है आपको। जो ये आप कर रहे हो ना, थोड़ा सा चल के अलग तक चल के थोड़ा बीच में छोड़ देना, ये भाई दुनिया में सब कर सकता है, सारे ही कर सकते हैं, लेकिन आपको सबसे बड़ी जरूरी है थ्री सी साइन। थ्री सी साइन नाम सुना है ना आपने, कफिंग चोकिंग और साइनोसिस वाला थ्री सी साइन। थ्री सी साइन का मतलब क्या होता है, थ्री सी साइन का मतलब ये होता है, थ्री सी साइन, थ्री सी साइन का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी। कोई भी आप काम कर रहे हो उसके अंदर आपको क्या होना चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए। उसके बाद में क्या होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, चाहे आप कोई भी फील्ड के अंदर हो, कौन सा भी काम करो। ये थ्री सी साइन आपके अंदर लाइफ के अंदर होनी बहुत जरूरी है। थ्री सी साइन मैंने बताया भी, मतलब एक थ्री सी साइन कफिंग चौकिंग साइनोसिस आएगा माइंड में, लेकिन वो डिलीट करो, क्योंकि आपको जरूरत है कंसिस्टेंसी की, लगातार लगातार करो, कंसिस्टेंसी रखो, कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसके ऊपर। तीसरा एक होता है क्लियरिटी, यानी उसको लेकर आपको क्लियर होनी चाहिए भी मेरे को जिंदगी के अंदर ये करना ही करना है, चाहे कितना भी हो जाए, ठीक है। आप, मैं, मुझे भी पता है, मतलब कुछ कंडीशंस के अंदर कुछ ऐसा होगा, ठीक है, आप पढ़ रहे हो आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है, आप कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हो लेकिन आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर मतलब कुछ ऐसी कंडीशन आ जाएगी, कुछ घर में कुछ हो जाएगा, कुछ आपके नज़दीकी रिश्तेदारों के कुछ हो जाए, सब कुछ हो सकता है, लेकिन इन सब चीज़ों को आपको हटा के, इन चीज़ों से निकल कर आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। क्योंकि आपको पता है लोग क्या हो, जिंदगी हो चाहे वर्ष को, आपको पता है मैंने पहले ही बोला था स्टेटस देखते हैं, ठीक है। ये देखो ये चीज़ें जरूरी होती है, ठीक है। तो लाइफ के अंदर ये चीज़ें आपको तीनों, कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी और क्लियरिटी, ये होनी चाहिए आपके अंदर, तो ही आप क्या कर सकते हो, जिंदगी के अंदर कामयाब हो सकते हो। अब चलते हैं अपने डायलिसिस पे। एक था पेरिटोनियल डायलिसिस, एक था पेरिटोनियल डायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस, एक होता है हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस, हीमोडायलिसिस, ठीक। पेरिटोनियल का मतलब, पहले तो डायलिसिस क्या होता है, डायलिसिस का मतलब क्या होता है, अनेबल टू एक्सक्रीट आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, बॉडी से क्या हो जाना, अनेबल टू एक्सक्रीट आउट वेस्ट प्रोडक्ट द बॉडी, इट इज नोन एज डायलिसिस, ठीक है। एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस, एक होता है हीमोडायलिसिस, ठीक है। पेरिटोनियल डायलिसिस होता है वो इनटू द बॉडी होता है, कहाँ होता है, इनटू द बॉडी, बॉडी के अंदर ही होता है, बॉडी के बाहर जाने की जरूरत नहीं है, इनटू द बॉडी, इनटू द बॉडी, ठीक है, इनटू द बॉडी, ठीक है। पेरिटोनियल डायलिसिस इनटू द बॉडी होता है, ये क्या होता है, आउट ऑफ बॉडी होता है, आउट ऑफ बॉडी होता है। ये क्या करता है, पेरिटोनियल लॉन्ग टाइम लेता है, क्या करता है, लॉन्ग टाइम लेता है। ये क्या करता है, शॉर्ट टाइम लेता है, ठीक है। ये क्या करता है, शॉर्ट टाइम लेता है। ये क्या करता है, लॉन्ग टाइम लेता है, ये शॉर्ट टाइम लेता है। इसके अंदर क्या है, पेरिटोनियम केविटी के अंदर एक पेरिटोनियम कैथेटर काम में लेते हैं, क्या काम, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम कैथेटर क्या करते हैं, काम में लेते हैं, पेरिटोनियम कैथेटर काम में लेते हैं। और क्या करते हैं, पेरिटोनियम कैथेटर काम में लेते हैं पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, ठीक है। और क्या करते हैं इसके अंदर, और क्या करते हैं, और बात करें तो, और इसके अंदर कैथेटर काम में लेते हैं, और इसके अंदर क्या करेंगे, एक तो पेरिटोनियम कैविटी काम, ठीक है, पेरिटोनियम कैथेटर काम में लेंगे, लॉन्ग टाइम लेता है, इनटू द बॉडी होता है, हेमोडायलिसिस के थ्रू मोर मोर टाइम लेता है, आउट ऑफ द बॉडी करते हैं, ये शॉर्ट टाइम लेता है, कम टाइम लेता है, ठीक है।
इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन आपको इक्विलिब्रियम हाइपोटेंशन सिंड्रोम देखने को मिलता है। कॉम्प्लिकेशन की बात करें इसके अंदर, कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर क्या होगा सर, इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन होगा इक्विलिब्रियम हाइपोटेंशन सिंड्रोम आपको देखने को मिल सकता है। हाइपोटेंशन सिंड्रोम ये इसका क्या है, कॉम्प्लिकेशन है। तो सर कॉम्प्लिकेशन पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर नहीं होता है, बिल्कुल होता है। इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन कौन सा होता है, इसके अंदर आपका कॉम्प्लिकेशन होता है पेरिटोनाइटिस। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, पेरिटोनाइटिस। ठीक है, क्या होता है, पेरिटोनाइटिस। ये कॉम्प्लिकेशन मैंने बताया कि इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन आपको इक्विलिब्रियम हाइपोटेंशन सिंड्रोम देखने को मिलेगा हेमोडायलिसिस के अंदर, और पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर आपको पेरिटोनाइटिस देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बॉडी के अंदर होता है, ये बॉडी से बाहर पूरा ब्लड निकाला जाता है। इसके अंदर बॉडी के अंदर ही हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक फिल करेंगे, एक ड्वेल करेंगे, एक ड्रेन करेंगे। एक फिल किया जाता है, एक क्या करते हैं सर, ड्वेल करते हैं, और क्या करते हैं सर, ड्रेन करते हैं। ये कंडीशन इसके अंदर काम में ली जाती है। ठीक है, इसके अंदर क्या किया जाता है, फिल किया जाता है डायलिसिस फ्लूइड को। ठीक है, अब फ्लूइड को क्या करेंगे, इसके अंदर फिल करेंगे। कितने फ्लूइड को करेंगे, 2 लीटर फ्लूइड इसके अंदर क्या करते हैं, फिल करते हैं। फिल करने के बाद में 6 से 8 घंटे ड्वेल, और फिर बाद में क्या करेंगे, 15 से 20 मिनट ये क्या होता है, ड्रेन का टाइम होता है। पहले फिल करो, ड्वेल करो, फिर ड्रेन करो। ये इसके अंदर पेरिटोनियम कैविटी होती है। इसके अंदर ट्रेंड स्टाफ की जरूरत नहीं करती है। यहाँ पर क्या है, पेशेंट क्या है, पेशेंट सेल्फ, पेशेंट खुद भी बाद में आप एक बार बता दो तो पेशेंट खुद क्या कर सकता है, पेरिटोनियम डायलिसिस कर सकता है। इट्स ओके। दूसरा, इसके अंदर क्या है, ट्रेंड स्टाफ की जरूरत पड़ती है भाई। ठीक है, ट्रेंड स्टाफ की जरूरत पड़ती है। और क्या होता है, इसके अंदर ट्रेंड स्टाफ की जरूरत पड़ती है, हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये हॉस्पिटल के अंदर ही होता है, हॉस्पिटलाइज जरूरत होने पड़ती है। ठीक है, हॉस्पिटल में जाने की जरूरत पड़ती है, एडमिट होने की, या वहाँ पे जिस तरीके से भी उनकी प्रोसेस होती है उसके हिसाब से करना पड़ता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पेरिटोनियल डायलिसिस एंड हीमोडायलिसिस। ठीक है सर, अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ये देखो भाई, इमेज भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये है पेरिटोनियल डायलिसिस के, पेरिटोनियल डायलिसिस मतलब ये देखो डायलिसिस सॉल्यूशन है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, सॉल्यूशन है, ये जो है सॉल्यूशन डाला गया है इसके अंदर। ठीक है, और ये क्या है, पेरिटोनियम कैथेटर है। ठीक है, ये कैथेटर है। ठीक है, ये अंदर डाला गया है। ठीक है, इन इन अंदर जा रहा है, ये क्या कर रहा है, ये ब्लू वाला तो इन अंदर जा रहा है, ये जो आ रहा है बाहर, ये आउट हो रहा है। इसको क्या, यानी मैंने 3 चीज बताई थी आपको, क्या करना पड़ेगा, फिल, ठीक है, वेल, और क्या करना पड़ेगा, ड्रेन। इज दैट क्लियर। फिल का मतलब आपको कितना, 2 लीटर फ्लूइड, 2 लीटर, 1.5 से 2 लीटर फ्लूइड अंदर जाएगा, ड्वेल करेंगे, फिर ड्रेन करेंगे। ठीक है, 15 से 20 मिनट के अंदर हो जाता है ये ड्वेल। ठीक है, और 6 से 8 घंटे इसको अंदर रखना पड़ता है। उसके बाद में ये क्या, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है। दिस इज नोन एज पेरिटोनियल डायलिसिस। ठीक है, अब चलते हैं आगे। एक होता है हीमोडायलिसिस, एक मैंने बताया था हीमोडायलिसिस। ये देखो, हीमोडायलिसिस के अंदर क्या होगा भाई, देखो हमें क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं। हीमोडायलिसिस करने के लिए इमरजेंसी के अंदर करना है तो आप सेंट्रल वेन से कर सकते हैं। सेंट्रल वेन से कैसे सर, एक होता है इमरजेंसी के अंदर, ये एक होता है एक तो इमरजेंसी के अंदर, एक इसके अंदर। हीमोडायलिसिस की बात करें, इसकी बात करें, ठीक है, अब इस कंडीशन के अंदर किन के अंदर किया जाता है, जैसे इमरजेंसी के अंदर करना हो ना, ठीक है, पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस करना हो, तो इमरजेंसी के अंदर करना हो तो हम क्या करेंगे, इमरजेंसी के अंदर हम काम में लेते हैं सेंट्रल लाइन, काम में लेते हैं। ठीक है, सेंट्रल लाइन काम में लेते हैं, लेकिन नॉट मोर देन 6 वीक, 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 बार बार बोल रहा हूँ मैं। सिनेरियो के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, इमरजेंसी कंडीशन के अंदर काम में लेते हैं। क्या करते हैं, सेंट्रल से, ठीक है, सेंट्रल लाइन डालते हैं। एक तो किसके अंदर, सब क्लेवियन वेन के अंदर, एक इंटरनल जुगुलार वेन के अंदर, सब क्लेवियन, सब क्लेवियन, सब क्लेवियन, सब क्लेवियन वेन के अंदर, एक होती है सर इंटरनल जुगुलार वेन के अंदर, जुगुलार वेन के अंदर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। हेमोडायलिसिस के लिए इमरजेंसी के अंदर काम में ये प्रोटोकॉल काम में लिया जाता है। इसके बाद में बात करें सर, एक एवी फिस्टुला तैयार किया जाता है। क्या करते हैं, एवी फिस्टुला। आगे बात करें तो एवी फिस्टुला कैसे तैयार किया जाता है सर, एवी फिस्टुला काम में लेंगे। ठीक है, एवी फिस्टुला,
हैवी फिस्टुला का मतलब क्या हुआ सर, इसके अंदर देखो एंड ऑफ द वेन अटैच टू द सेंटर ऑफ द आर्टरी, ठीक है। जैसे ये कोई वेन है, ठीक है, ये कोई वेन है, ठीक है, ये कोई आर्टरी है, यहाँ पर क्या करते हैं एंड ऑफ द वेन को अटैच कर दिया जाता है किसके साथ में, सेंट्रल ऑफ द आर्टरी के अंदर। ये जैसे कोई आर्टरी है, ठीक है, ये क्या है वेन है, इसको क्या बोलते हैं आर्टरियो वेनुलाइजेशन या एवी फिस्टुला के नाम से जाना जाता है। ये फिस्टुला तैयार करके इस तरीके से आप हीमोडायलिसिस कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ थे फैक्ट हीमोडायलिसिस के। तो अब आप ऑप्शन के ऊपर चलो, सवाल के ऊपर भी। सवाल क्या कह रहा था आपका, सवाल ये कह रहा था भी हीमोडायलिसिस, अब मैंने सारी बातें बता दी, अब क्लियर होना चाहिए। हीमोडायलिसिस इन्वॉल्व लेस टाइम, बिल्कुल लेस टाइम लेता है। फिल्टर टू दी ब्लड, बिल्कुल फिल्टर को ब्लड को फिल्टर करने के लिए लेस टाइम लेता है। एट द क्लाइंट मस्ट कंसीडर ट्रेवल टाइम, टेंस एंड कन्वीनियंस, ठीक है। ये मेरे को अच्छा लग रहा है भी, यहाँ तक ये आंसर होना चाहिए। अगला बोला हीमोडायलिसिस इन्वॉल्व मोर टाइम, ये खोटा हो गया भाई। जो हीमोलाइसिस होता है वो मोर टाइम नहीं लेता है, लेस टाइम लेता है, मैंने बताया। पेरिटोनियल डायलिसिस हैज नो मोर कॉम्प्लिकेशन, बिल्कुल गलत बात है। कॉम्प्लिकेशन होता है पेरिटोनाइटिस होता है, ये भी गलत हो गया। इसके बाद में लास्ट ऑप्शन था इसका, पेरिटोनियल डायलिसिस रिक्वायर्ड होती है एट होम, बिल्कुल होता है, लेकिन नर्स प्रिपेयर्ड एंड नर्स की कोई जरूरत नहीं पड़ती है इसके अंदर। होम होम पे मैंने बताया था पेशेंट खुद ही आगे जाके ये सारे काम कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल ये था भी डायलिसिस के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। आपका अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, एक मिनट रुको, एक सवाल ऊपर रह गया, वो करते हैं उसके अंदर। इंपॉर्टेंट सवाल है वो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने डाला था इसके अंदर, ठीक है। तो ये मैंने कल बताया था, लेकिन मैं एक बार रिपीट करवा देता हूँ उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडन, आपका सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग वुड नेसेसिटेट डिसकंटिन्यू आईवी पोटेशियम इन्फ्यूजन एडल्ट विद कीटोएसिडोसिस, यानी ये कीटोएसिडोसिस का पेशेंट है, ठीक है, कीटोएसिडोसिस का पेशेंट है। आपका ऑप्शन ए है कि आपको पोटेशियम को होल्ड करना है, तो किस कंडीशन के आप होल्ड करोगे। सीरम ग्लूकोज लेवल अगर आपका 180 है तो, सीरम पोटेशियम लेवल 3.7 है तो, स्मॉल टी वेव आ रही है तो, या जो यूरिन आउटपुट है वो 22 ml पर 2 ओवर्स है तो। देखो भाई सीरम ग्लूकोज लेवल का इससे यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। सीरम ग्लूकोज का मतलब ग्लूकोज नॉर्मल आपको पता है 70 से 110 होती है, प्री डायबिटिक 126 होती है, 140 फास्टिंग रेंडिंग, ये आपको पता है सारी, ठीक है। सीरम पोटेशियम लेवल अगर 3.7 है तो आप बताओ क्यों बंद करेंगे, क्योंकि नॉर्मल जो पोटेशियम का लेवल होता है वो 3.5 से 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। तो काई को बंद करने की जरूरत है, चलने दो, कोई जरूरत नहीं है। स्मॉल टी वेव आ रही है तो दैट इज साइन ऑफ हाइपोकेलेमिया, तो हाइपोकेलेमिया के अंदर हम क्यों करेंगे सर बंद, चलने दो, जरूरत है हमें, यहाँ पर भी नहीं बंद करेंगे। तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। तो ये क्या हो गया, अगर आउटपुट है ना यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट अगर 30 ml पर ओवर से, कितना 30 ml पर ओवर से कम आ रहा है तो हमें दिक्कत होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे पोटेशियम को होल्ड करेंगे। ये था अगला सवाल। अब चलते हैं आगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, ये लो, ये इमेज है। ये इमेज बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी गई थी, नोट सेट के अंदर पूछे गए वही सवाल मैं बता रहा हूँ। इसके अंदर पूछा गया कर्निंग साइन क्या होता है, ब्रूड जिन्स की साइन क्या होता है। आइडेंटिफाई द गिवन इमेज, यानी जो कर्निंग साइन आते हैं और ब्रूड जिन्स की साइन आते हैं, ये किसके अंदर देखने को मिलते हैं। आपका ऑप्शन ए है गुलिनबेरी सिंड्रोम के अंदर, आपका ऑप्शन बी है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर, आपका ऑप्शन सी है माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर, आपका ऑप्शन डी है मेनिनजाइटिस के अंदर। तो मेनिनजाइटिस क्या मामला और माजरा होता है सर, मेनिनजाइटिस की थोड़ी सी बात करें। मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस का मतलब क्या होता है सर, इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस। इन्फ्लामेशन ऑफ दी मेनिंजेस, उसको क्या बोलते हैं मेनिंजाइटिस बोला जाता है, ठीक है। इसके अंदर ब्रेन के अंदर, ब्रेन भी डेड हो सकता है इस कंडीशन के अंदर, ब्रेन भी डेड हो सकता है, पेशेंट कोमा के अंदर भी जा सकता है और पेशेंट की अगरबत्ती भी लग सकती है, सारे काम हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या हो सकता है सर, ब्रेन डेड भी हो सकता है, इसके अंदर क्या हो सकता है ब्रेन डेड भी हो सकता है, ब्रेन डेड अगर इन्फ्लामेशन हो जाए ना इसके अंदर ब्रेन एंड स्पाइनल कोड के अंदर, ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड के अंदर ये इन्फ्लामेशन होता है। कहाँ मेनिंजाइटिस मतलब मेनिंजेस होती है, कहाँ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड के अंदर, ब्रेन के अंदर। अगर तो ब्रेन के अंदर होगी तो ब्रेन के अंदर होगी तो ब्रेन क्या हो सकता है डेड हो सकता है, पेशेंट किसके अंदर जा सकता है सर कोमा के अंदर, पेशेंट कोमा के अंदर जा सकता है, पेशेंट की क्या हो सकती है सर डेथ भी हो सकती है। ये सारी कंडीशन किसकी होती है मेनिंजाइटिस की होती है,
ठीक है। इन्फ्लामेशन ऑफ दी मेनिंजेस बोला जाता है, ठीक है। ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन होने की वजह से, इन्फ्लामेशन होने की वजह से पेशेंट के अंदर डेड हो सकता है ब्रेन, उसके अंदर कोमा में जा सकता है, डेथ भी हो सकती है, पेशेंट को मामला भी सड़ सकता है, ठीक है। ये सारी मेनिंजाइटिस की बात हुई। अब इसके अंदर दो साइन आते हैं, एक तो आता है कर्निंग साइन, एक आता है कर्निंग साइन। एक कौन सा साइन आता है? कर्निंग साइन। एक कौन सा आता है? ब्रूट जिन्स की साइन। एक आता है कर्निंग साइन, एक आता है ब्रूट जिन्स की साइन, ठीक है। दोनों में क्या है डिफरेंस होता है? कर्निंग जो साइन होता है ना, एक कर्निंग साइन होता है, एक ब्रूट जिन्स की साइन होता है। ये दो साइन आते हैं, दो साइन देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ दो साइन कौन कौन से, क्या इमेज के थ्रू बता देता हूँ, इमेज ही दिखा देता हूँ आपको जो हमने अभी देखी थी उसके अंदर, अब आपको समझ में आएगा। तो इसका मतलब ये मेनिंजाइटिस के साइन है। कर्निंग साइन का मतलब क्या होता है? आपने पेशेंट को सीधा स्ट्रेट सुपाइन पोजीशन के अंदर सुलाया है, तो आप क्या करोगे, इसकी लेग जो होती है ना, लेग, उसको नी इज फ्लेक्स्ड ऑन 90 डिग्री, कितने पे? 90 डिग्री पे होल्ड करेंगे तो हमें एक चीज देखने को मिलेगी, हिप इज फ्लेक्स्ड ऑन 19 डिग्री। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, काफ मसल के अंदर पेन देखने को मिलेगा, काफ मसल के अंदर क्या होगा, पेन देखने को मिलेगा। इट इज नोन एज कर्निंग साइन, एक्सटेंशन ऑफ द नी। और नी के उठाओगे तो पेनफुल और लिमिटेड एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। ये देखो, ये पेशेंट है, यहाँ पे इसको उठाया, ये इस तरीके से उठाया, नर्सिंग ऑफिसर ने उठाया, तो यहाँ पर ये जो काफ मसल होती है ना, काफ मसल के अंदर, इसके अंदर क्या देखने को मिलता है? पेन देखने को मिलता है। ब्रूट जिन्स की साइन का मतलब क्या होता है? ब्रूट जिन्स की साइन का मतलब क्या होता है? पेशेंट को, जैसे ये आपने क्या किया, फ्लेक्शन ऑफ द नेक, आप यहाँ से क्या करोगे, फ्लेक्शन ऑफ द नेक करोगे, तो यहाँ से क्या करेगा, ये लेग को क्या करेगा, फ्लेक्शन करेगा, लेग को क्या करेगा, फ्लेक्शन करेगा, तो उसको बोलते हैं ब्रूट जिन्स की साइन। तो सर इस हिसाब से इसका आंसर गुलनबेरी सिंड्रोम नहीं, जीबीएस नहीं होगा। ये क्या है? सडन ऑनसेट होने वाली, रातों रात, हाथों हाथ होने वाली बीमारी है, उसको बोलते हैं गुलनबेरी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस नहीं होगा, माइस्थेनिया ग्रेविस नहीं होगा। माइस्थेनिया ग्रेविस अलग चीज है, ये क्या हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया। माइस्थेनिया ग्रेविस, गुलनबेरी सिंड्रोम और मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये सारी डिजीज इससे अलग है, लेकिन ये जो साइन थे वो किसके थे? मेनिंजाइटिस के थे। कौन सा साइन? एक तो कर्निंग साइन था, एक कौन सा, ब्रूट जिन्स की साइन था। अब बात करें हम इसकी माइस एमजी की, एमजी हेक्टर, माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है सर? माइस्थेनिया ग्रेविस, माइस्थेनिया ग्रेविस ये भी एक डिजीज होती है, किसके अंदर? ये एसिटाइल कोलिन एसीएच न्यूरोट्रांसमीटर की कमी से होने वाली डिजीज है। किसकी? एसीएच के न्यूरोट्रांसमीटर की कमी से होने वाली डिजीज है, ठीक है। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है सर? इसके अंदर कौन सा टेस्ट करते हैं? तो इसके अंदर माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर सर ड्रॉपिंग ऑफ आई लीड देखने को मिलती है। क्लासिकल साइन होता है इसका ड्रॉपिंग ऑफ आई लीड्स। अगर ड्रॉपिंग ऑफ आई लीड्स देखने को मिलते हैं, और इसके सर कौन सा टेस्ट करते हैं? तो एंड्रोफोनियम टेस्ट किया जाता है, एंड्रोफोनियम टेस्ट किया जाता है, ठीक है सर। एंड्रोफोनियम टेस्ट किया जाता है, ड्रॉपिंग ऑफ आई लीड देखने को मिलती है, न्यूरोट्रांसमीटर की कमी से होने वाली इंट्रा जो मस्कुलर रिएक्शन होता है वहां पर होने वाली ये चीजें हैं। एसिटाइल कोलिन की न्यूरोट्रांसमीटर की कमी से होने वाली डिजीज है, जिसको बोलते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस। ये सारी बात थी माइस्थेनिया ग्रेविस की, ठीक है। आगे चलते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, उसके बाद में जीबीएस गुलनबेरी सिंड्रोम होता है। इसके अंदर बॉडी पैरालाइज हो जाती है। एक स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज की बात होती है, वो बाद में कभी पढ़ेंगे। जीबीएस के अंदर एंड टू एंड होने वाली, रातों रात, हाथों हाथ होने वाली बीमारी के नाम से भी जाना जाता है किसको? गुलनबेरी सिंड्रोम को। आगे चलते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, ये देखो भाई, ये भाई नोरसेट की फेवरेट इमेज है, ये नोरसेट की फेवरेट इमेज है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछी गई है, 2022 नोरसेट के अंदर पूछा गया था। अब दोबारा, अब पहले नोरसेट ने पूछ लिया, अब आपसे मैं पूछ लेता हूँ, ठीक है। आइडेंटिफाई द गिवन इमेज। आपका पहला ऑप्शन है सोराइसिस, आपका पहला ऑप्शन है सोराइसिस, आपका ऑप्शन बी है इम्पेटिगो, आपका ऑप्शन सी है स्केबिज, आपका ऑप्शन डी है स्क्लेरोडर्मा। चार डिजीज है स्किन की। पहले सोराइसिस, इम्पेटिगो, स्केबिज और स्क्लेरोडर्मा। ये इमेज आपको बतानी है किस चीज की है। एक तो है इम्पेटिगो, पहला था सोराइसिस, एक तो सोराइसिस, एक है इम्पेटिगो। एक तो सोराइसिस, एक है इम्पेटिगो, एक है कौन सा? स्क्लेरोडर्मा। एक आपका ऑप्शन था सोराइसिस, इम्पेटिगो, स्क्लेरोडर्मा और स्केबिज। चार ऑप्शन थे आपके, ये भी क्या है? डिजीज है। अब बात करते हैं थोड़ी थोड़ी सभी डिजीज के बारे में भी, क्या होता है इन डिजीज के अंदर। तो सोराइसिस जो होता है ना, सोराइसिस के अंदर क्या होता है? नी के अंदर,
या एल्बो के अंदर क्या होते हैं, व्हाइट कलर के पैचेज बनने लग जाते हैं। नी के अंदर, एल्बो के अंदर क्या होगा, व्हाइट कलर के पैचेस बनने लग जाते हैं भाई, व्हाइट कलर के क्या हो जाते हैं, पैचेस बनने लग जाते हैं। ठीक है, उसको किस डिजीज से नाम से जाना जाता है, उसको तो जाना जाता है सर सोराइसिस डिजीज के नाम से। इम्पेटिगो जो डिजीज होती है ना, इम्पेटिगो, इसके अंदर क्या होगा, फेस के ऊपर यहाँ पर क्या होगा, हनी क्रस्ट लीजन बनने लग जाते हैं। क्या बनते हैं सर, हनी क्रस्ट लीजन बनने लग जाते हैं। हनी क्रस्ट लीजन देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं सर, हनी क्रस्ट लीजन देखने को मिलते हैं। इम्पेटिगो का क्या है, क्लासिकल साइन है, और ये क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज है। क्या है सर, ये ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज है। ठीक है, और क्या है, स्क्लेरोडर्मा के अंदर क्या होता है, इस कंडीशन के अंदर ये भी एक क्या है, इसके अंदर आपको ये देखने को मिलता है, जैसे आप स्किन के ऊपर हाथ लगाओगे ना किसी पेशेंट के जिसको स्क्लेरोडर्मा है, उसकी स्किन आपके हाथ में आ जाएगी। समझ गए आप, उसको बोलते हैं स्क्लेरोडर्मा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में एक आती है स्केपिस, स्केपिस जो होती है इम्पेटिगो। अच्छा, ये इम्पेटिगो जो होता है ये किससे फैलता है सर, ये बैक्टीरियल डिजीज है। कौन सी डिजीज है ये, बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरियल डिजीज कैसे सर, ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाली है। ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक, ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल। ठीक है, इसके द्वारा फैलने वाली बैक्टीरियल डिजीज है ये। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इम्पेटिगो। हनी क्रस्ट लीजन बनते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज है ये सारा, किसके अंदर, इम्पेटिगो के अंदर देखने को मिलेगा। स्क्लेरोडर्मा के अंदर मैंने बताया भी, स्किन इसके अंदर आप हाथ लगाओगे तो स्किन आपके हाथ में आने के चांस रहते हैं भाई, इसको बोलते हैं। स्केबिज की बात करें तो ये भी क्या है, एक ये स्केबिज तो आपको पता है सार्कोप्टिस स्केबिज के द्वारा फैलने वाली है। किसके द्वारा, सार्कोप्टिस स्केबिज। कहाँ होती है मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन कहाँ देखने को मिलती है, तो ये सर, ये जो होते हैं ना आपके इंटरडिस्टल एरिया, ठीक है, इसके अंदर देखने को मिलती है। डिस्टल एरिया के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है सर, और क्या होता है सर, ग्राउंड एरिया के अंदर। ठीक है, और कहाँ देखने को मिल सकती है, तो सार्कोप्टिस कैबिज के द्वारा फैलती है ग्राउंड एरिया के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, आगे से आगे, जैसे एग है ना, एग जैसे मुर्गी अंडे देती है ना, जैसे ये सार्कोप्टिस कैबिज क्या करती है, स्किन के अंदर अंडे देती रहती है, आगे आगे फैलती रहती है। इसके अंदर रेडनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और क्या होगा सर, खुजली, स्कैबिज बहुत ज़्यादा होगी तो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें, क्या बात करें सर, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस की, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है सर, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, उसको बोलते हैं परमेथ्रिन। परमेथ्रिन, इसको तो अगरबत्ती लगा दो खत्म कर सकते हो, उसके बीच को किसके द्वारा ड्रग ऑफ चॉइस होती है, परमेथ्रिन के द्वारा। ये भी कुछ स्किन की डिजीज थी जो मैंने बता दिया। तो इस ऑप्शन के हिसाब से आपको क्या लगा, अभी इसके अंदर क्या होगा सर, सोराइसिस नहीं सर, यहाँ पे तो व्हाइट पैचेज बनते हैं। ठीक है, तो सोराइसिस नहीं होगा, सोराइसिस बिल्कुल नहीं होगा सर, सोराइसिस नहीं होगा सर। ठीक है, सोराइसिस नहीं होगा। स्केबीज के अंदर सार्कोप्टिस स्केबीज के द्वारा फैलने वाली है। स्क्लेरोडर्मा के अंदर स्किन हाथ में आने लग जाती है। और इम्पेटिगो के अंदर क्या होता है, ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाली डिजीज है। और यहाँ पर क्या है, हनी क्रस्ट लीजन देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये था भाई इसका आपको स्किन से रिलेटेड कुछ डिजीज के बारे में। ठीक है, थोड़ा टाइम का मैनेजमेंट देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, ये लोग, एक क्लाइंट न्यूली डायग्नोज, एक जो पेशेंट है वो न्यूली डायग्नोज हुआ है किसके साथ में, स्क्लेरोडर्मा का पेशेंट है। किसका पेशेंट है अभी, स्क्लेरोडर्मा का पेशेंट है। स्क्लेरोडर्मा एक डिजीज होती है स्किन की, मैंने अभी आपको बता दी। स्क्लेरोडर्मा का पेशेंट है, स्टेटस, अच्छा वो कह रहा है वेयर डिड आई गेट दिस फ्रॉम माई, मतलब मैंने ये मेरे कहाँ से होगी ये, वेयर डिड आई गेट, मुझे कहाँ से होगी, फ्रॉम नर्स बेस्ट रिस्पॉन्ड। तो नर्स क्या करेगी, यदि ऑल्दो यद्यपि नो केस हैज बीन डिटरमाइंड फॉर स्क्लेरोडर्मा इट इज थॉट टू बी रिजल्ट ऑफ। समझ गए आप कहना क्या चाह रहा है, भी एक पेशेंट है उसको स्क्लेरोडर्मा हो गया, वो बोल रहा है एक नर्स को भी ये मुझे कहाँ से होगी, तो नर्स आप इसके अंदर क्या रिस्पॉन्ड करेगी या क्या उत्तर देगी, तो वो बोलेगी भी आपको ओकुलर मोर्टेलिटी के कारण हो गई है, या आपका इंक्रीज अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म के कारण हो गई है, या फिर डिफेक्टिव सिबेसियस ग्लैंड के कारण हो गई, या ये ऑटो इम्यूनिटी डिजीज है। तो मैंने ये बताया था भी ये ओकुलर मोटिलिटी का कोई नहीं है, इंक्रीज अमाइनो एसिड बढ़ने के कारण नहीं है, डिफेक्टिव सिबेसिस के अंदर इन्फ्लामेशन या ग्लैंड
फॉर्मेशन के कारण नहीं होती है, ये सर होती है ऑटो इम्यूनिटी, यानी ऑटोमेटिक होने वाली, ये ऑटो इम्यूनिटी से होने वाली डिजीज है। तो स्क्लेरोडर्मा के अंदर क्या है, ये नर्स बढ़िया रिस्पॉन्स करेगी, यही उत्तर देगी भी आपको क्या है, ऑटो इम्यूनिटी, अपने आप होने वाली बीमारी है, हमने आपको लगाई नहीं है, ठीक है। और जो पीछे मैंने ये बताई थी ना, सोराइसिस सिम्पेटिकोस की स्क्लेरोडर्मा, ये डायरेक्ट स्किन कॉन्टेक्ट के अंदर फैलने वाली डिजीज है भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, कोई सवाल बचा है तो उसको देखते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। ये तो मैंने करवा दिया, ये भी सारे सवाल आपके हो गए। चलो अब आगे देखते हैं, कोई सवाल अगर पेंडिंग रहा तो उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर मैंने बता दिया, ओकुलर मोटिलिटी के अंदर, अच्छा एक मेनिंजाइटिस का भी सवाल था, वो मैंने बता दिया आपको, एवी फिस्टुला बता दिया। ये तो आज के सेशन के अंदर इतने ही सवाल थे, एमएसएन से रिलेटेड थे, ये हाइपरकैलेमिया वाला भी मैंने करवा दिया आपको। अब देखो भाई जितने भी सवाल है ना, जितने भी सवाल है, पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस है, देखो बर्न है ना, बर्न, बर्न के अंदर से 101% सवाल आता है, ठीक है। बर्न की डिग्री के अंदर क्या मतलब कितनी डिग्री होती है, ब्लिस्टर कौन सी के अंदर फॉर्मेशन होता है, स्किन किसके अंदर इन्वॉल्व होती है, मसल्स किसके अंदर इन्वॉल्व होती है, ये सारी कंडीशन आपको देखने को मिलती है। दूसरा, बर्न के बाद में इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस बहुत जरूरी है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस से आप डिसाइड कर सकते हो, जैसे ईसीजी के अंदर हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। सोडियम कितना होता है, पोटेशियम कितना होता है, किन इन चीज़ों से क्या हो सकता है, अगर ये कम हो जाए तो क्या साइन आ सकते हैं, ज़्यादा हो जाए तो क्या साइन हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये तो आज के सेशन की सारी बातें हमने की। अब कुछ एक्स्ट्रा एक आधा कुछ टाइम है अपने पास, तो हम कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने एक चीज़ आई थी इसके अंदर शुगर की, ठीक है, ग्लूकोज लेवल की, ठीक है। ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज देखो, हाइपोग्लाइसीमिया का अगर पेशेंट हो ना, किसका हो, एक होता है हाइपोग्लाइसीमिया, एक होता है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब क्या हुआ सर, इसके अंदर जैसे हाइपोग्लाइसीमिया, अच्छा एक बात और बताऊं, हाइपोग्लाइसीमिया से याद आ गई, भी एक पेशेंट है, ठीक है, जिसको डायबिटीज मिलाइटिस है, ठीक है, जीडीएम वाली है, ठीक है, जेस्टेशनल डायबिटीज मिलाइटिस की पेशेंट है, तो उसको बच्चा होगा, तो उसकी शुगर ज्यादा होगी या कम होगी, ये बताओ। प्रेगनेंसी के अंदर उसकी शुगर वो कंटिन्यू बढ़ी हुई है, तो उसका जो बच्चा होगा ना, हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब क्या होता है, शुगर, ठीक है, कम हो जाना, लेस शुगर का क्या हो जाता है, ग्लूकोज का क्या हो जाता है, लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाना। और यहाँ पर हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब क्या होता है, शुगर का लेवल क्या हो जाना, बढ़ जाना, शुगर का लेवल क्या हो जाना, बढ़ जाना, ठीक है, ग्लूकोज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है सर। तो कैसे सर, नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल कितना होता है इसका, नॉर्मल होता है 70 से 110 mg/dl, अगर ये लेवल आता है तो नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल। अब देखो 126 से ऊपर जा रहा है, 126 से ऊपर जा रहा है, तो ये किसके अंदर आएगा, प्री डायबिटिक के अंदर आएगा, प्री डायबिटिक के अंदर आएगा, प्री डायबिटिक के अंदर आने वाला है, ठीक है। अब देखो भी 200 तक अगर रैंडमली, एक होता है फास्टिंग, एक होता है रैंडम, अगर 200 तक mg/dl तक आ रही है तो खाना खाने के बाद में वो तो क्या होती है, नॉर्मल होती है, ठीक है। अब ये सारी कंडीशन मैंने बता दी हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर। तो जो पेशेंट था, ठीक है, जो पेशेंट था, कौन सा पेशेंट था, जीडीएम का, ठीक है, जीडीएम वाली थी, तो उस माता जी की अगर बेबी होगा तो बेबी होते ही वो किसके अंदर जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या हो जाता है, इंसुलिन की कमी हो जाती है, शुगर की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, इंसुलिन लेवल जो उसके अंदर क्या हो जाता है, लेवल लो होगा, तो बच्चा जो होगा वो हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें थी ग्लूकोज के अंदर, उसके अंदर नाम आया था तो मैंने बता दिया ग्लूकोज को, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है, नॉर्मल 17 से 10 mg, प्री डायबिटिक 126 से ऊपर होता है, ठीक है। तो इसी के साथ आज के सेशन को देते हैं यही विराम, और आगे कंटिन्यू करेंगे जैसे भी हमें कल से क्लास को, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पर देते हैं विराम। थैंक यू सो मच अगेन, आपने मुझे इतना टाइम दिया, आपका कीमती टाइम है, ठीक है, पढ़ाई के अंदर, ठीक है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ ना, आप एग्जाम दे के आने के बाद में आपको पता लगेगा तो इसमें से कुछ आता तो है, फालतू मतलब मैं कोई कंटेंट आपको दे ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। जो एग्जाम दिए हैं, जो एग्जाम में से आ रहे हैं, वही बातें कर रहे हैं अपने, ठीक है। अब एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, भी कुछ भी हो, कोई किसी का नहीं है भाई, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है। अगर आपने शिद्दत से मेहनत से पढ़ाई नहीं की ना, तो आपने जो दिमाग के अंदर बना रखा है, आपको पता है कि जिंदगी के अंदर कामयाब होने के लिए सबसे बड़ी 3 चीजें जरूरी होती है, कंसिस्टेंसी, 3 C साइन, कफिंग चोकिंग साइनोसिस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 3 C साइन जरूरी है, एक कंसिस्टेंसी जरूरी है, एक क्लियरिटी जरूरी है, एक कॉन्फिडेंस जरूरी है। कंसिस्टेंसी मतलब लगातार किसी काम को करना, ये आप थोड़ा करके छोड़ देते हो ना, ये दुनिया के अंदर सब कर सकते हैं, ठीक है। कंसिस्टेंसी जरूरी है। दूसरी क्लियरिटी, आपको करना क्या है, एग्जाम क्रैक करना है, तो उसकी आपके लिए मतलब वे क्या बना रखा है आपने, टाइम टेबल क्या सेट कर रखा है, ठीक है। क्लियरिटी, एक होता है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस अगर किसी का लो है तो वो कुछ नहीं कर सकता, कॉन्फिडेंस जिंदगी के अंदर बहुत जरूरी है। तो हर चीज़ को करने के लिए ये जरूरी होता है, और मैंने बताया था क्यों डरें, जिंदगी के अंदर क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तो
इन चीज़ों से क्या होता है, दूर जाना है। कंसिस्टेंसी, क्लियरिटी और कॉन्फिडेंस, तीनों चीज़ें आपके अंदर होना जरूरी है। इसी के साथ आज की सेशन को देते हैं